तो सरकार ने रोजमर्रा के सामानों पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव करने का मन आखिरकार बना लिया है। ऐसे उत्पाद जिन पर 12% की जीएसटी लगती है, यानी कि 12% का जो जीएसटी स्लैब है, उसमें संभवतः सबसे ज्यादा बदलाव होंगे या संभवतः उसे हटाया भी जा सकता है। खबरें ये आ रही हैं कि उनमें से अधिकांश पर जीएसटी की ये दरें 5% पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। अब माना यह भी जा रहा है कि सरकार जीएसटी के 12% के स्लैब को खत्म करके कुछ उत्पाद जो है वो 18% पे भी शिफ्ट कर सकती है, यानी कि जीएसटी के नए स्लैब 5, 18, 28% हो सकते हैं। बीच में 12% वाला जो है स्लैब वो गायब हो जाएगा। कब तक हो पाएगा, कितनी इसकी संभावनाएं हैं, उनमें जो उत्पाद हैं वो ज़्यादातर 5% में जाएंगे या ऐसा तो नहीं है कि 18% में जाके और ज़्यादा चिंताएं बढ़ा दें लोगों को। अच्छा, ये जीएसटी के स्लैब कम करने की कवायद क्यों, आखिर क्यों ये लोगों को, कारोबारियों को परेशान करती है, क्यों इसे जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब लेंगे हम खास एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। इस दौरान इसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। जरूरत, सहूलियत और सुझावों के आधार पर जीएसटी काउंसिल इसकी दरों में बदलाव का प्रस्ताव देती रहती है, लेकिन इस बार सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने का मन बना रही है। इसी कड़ी में जीएसटी की 12% की दरों में आने वाले अधिकांश उत्पादों को सरकार जीएसटी के 5% के दायरे में ला सकती है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें कुछ उत्पादों को जीएसटी के 12% की रेंज से निकालकर इन्हें 18% के ब्रैकेट में रखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में 12% जीएसटी स्लैब को हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, यानी जीएसटी का केवल 5, 18 और 28% का स्लैब हो सकता है। इस बदलाव का मकसद टैक्स स्लैब को कम करना और जीएसटी की जटिलताओं को दूर करना है। इससे न केवल कारोबारियों को राहत मिलेगी, बल्कि इसका फायदा आम ग्राहकों को भी मिलता दिखेगा, यानी चीजें सस्ती हो जाएंगी और महंगाई की मार से आम जनता को राहत मिलेगी। तो चलिए आपको जीएसटी स्लैब और इसमें शामिल उत्पादों का गणित समझाते हैं। अभी 5% स्लैब में 21% उत्पाद शामिल हैं, वहीं 12% के स्लैब में 19% प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं, जबकि 18% स्लैब में 44% और सबसे ऊंचे 28% के स्लैब में केवल 3% उत्पाद शामिल हैं। फिलहाल 12% का स्लैब खत्म होने से ज्यादातर उत्पाद या तो 5% के दायरे में आ जाएंगे या फिर इनमें से कुछ उत्पाद 18% के दायरे में आ सकते हैं। अगर जीएसटी दरों में कोई बदलाव होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा और क्या जीएसटी काउंसिल के सुझावों को राज्य इतनी आसानी से मान जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी जीएसटी स्लैब के बदलाव की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहली बात तो ये कि आम जनता को राहत देने के साथ ही सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही उत्पाद की लागत घटने से उत्पाद की बिक्री भी बढ़ेगी और कर के तौर पर सरकारी खजाना भी बढ़ेगा। यानी उत्पादों की लागत घटने से इसकी खपत भी बढ़ जाएगी और सरकार को दूसरे रास्ते राजस्व का फायदा मिलेगा। पिछले कुछ समय से उद्योग जगत जीएसटी में बदलाव की मांग कर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा स्लैब और इसकी प्रक्रिया जटिल है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संसद में भी जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को उठाया जा चुका है और इसे आसान करने को लेकर सरकार तक सांसदों ने अपनी बात पहुंचाई है। ऐसे में अगर जीएसटी काउंसिल इससे जुड़ी नई दरें जल्द लागू करती है तो इसके जरिए सरकार आम जनता को बड़ी राहत देने में कामयाब होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एमएस मणि सर का, जो कि पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है मणि सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं सीए रुचिका भगत जी, जानी मानी जीएसटी एंड टैक्स एक्सपर्ट। रुचिका मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मणि सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। कुछ रैशनल समझ में आ रहा है सर, गवर्नमेंट तैयारी तो कर रही है, बट इसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर अगर आप हमारे दर्शकों को दे दें कि इसकी कवायद क्यों की जा रही थी। और उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि 12% का स्लैब अगर हटता है तो वो ज्यादातर उत्पाद 5% में जाएंगे सर, या 18 में तो नहीं डाल देंगे? देखिए, पहली बात यह है कि हमें समझने की जरूरत है कि ये 12% का जो स्लैब है ये आया क्यों। ओरिजिनल जो जीएसटी का डिजाइन था उसी के अंतर्गत अगर 5 और 18 रहता, ये 12% नहीं रहता, तो आज ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जीएसटी की रेट्स जब डिसाइड हुई थी 2016-17 में, उस वक्त जो फैसला लिया गया था वो इस बुनियाद पे लिया गया था कि जो एक्साइज की जो रेट है और वैट की जो रेट है, उसका जो कंबाइंड रेट आता है, उसकी नियरेस्ट स्लैब को फिक्स करना था।
अब बहुत से प्रोडक्ट्स थे जहां पर जो कंबाइंड रेट आ रही थी वो न 5% में आ रहे थे न 18% में आ रहे थे। उन प्रोडक्ट्स के लिए ये 12% की कैटेगरी कार्व आउट की गई थी। अब दो चीजें जीएसटी के दायरे में मैं बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये 12% रेट जो है ये शुरुआत से ही एक ट्रांजिशनरी स्लैब था। कहीं कहीं पर भी ये इंटेंशन नहीं था कि ये 8 साल 10 साल 15 साल रह जाए, क्योंकि अच्छी जीएसटी सिस्टम में 3 रेट ये होते हैं। एक मीन रेट होता है जो अपने केस में 18% है, एक एसेंशियल गुड्स का रेट होता है जो 5% है, और एक आइटम्स ऑफ लग्जरी जो होता है जिसको सिन गुड्स कहते हैं वो 28% रहता है। तो किसी भी अच्छे जीएसटी सिस्टम में एट बेस्ट 3 रेट ही रहते हैं, 4 रेट का कोई जरूरत नहीं है। अब 12% रेट क्रिएट किया गया था 8 साल पहले, तो अब मौका जब मिल रहा है वो रेट एक स्लैब को एलिमिनेट करने का, वो करने की जरूरत है। इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये 12% स्लैब का जो रिमूवल है जिसकी चर्चा काफी हो रही है कुछ दिनों से, इसके साथ में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सरकार कॉम्पेंसेशन सेस के ऊपर भी कोई चर्चा शुरू कर दे, क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेस की भी जब शुरुआत हुई थी वो एक टेम्पररी फीचर के हिसाब से हुई थी, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहा था। और कहीं पर भी, और जब उसकी शुरुआत हुई थी बिजनेसेस को बताया गया था कि ये 5 साल तक ही रहेगी और 5 साल में रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पर क्योंकि उसके बाद में जीएसटी शुरू होने के 3 साल बाद में पैंडेमिक आ गई थी, जब सारे स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस के ऊपर असर हुआ, उसकी वजह से उसे एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 26 तक। तो सरकार को अगले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बिजनेस ये उम्मीद करेगी कि वो इसके ऊपर भी अपनी क्लैरिफिकेशन दें कि कब तक ये कॉम्पेंसेशन सेस रहेगी, 31 मार्च 26 के बाद में रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए, जीएसटी जो टैक्स है वो एक बिजनेस टैक्स है, वो इनकम टैक्स जैसा नहीं है जी। और जो भी पदार्थ हैं या जो भी सर्विसेज हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसमें ये ऐड हो जाती है। तो कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कोई सर्विस अवेल करता है, उसको जो प्राइस मिलती है उसमें जीएसटी एम्बेडेड रहती है। इसलिए अगर जीएसटी स्लैब में कोई चेंज है तो बिजनेसेस को कम से कम 6 महीने का वक्त देना पड़ेगा कि वो अपने प्राइसिंग सिस्टम्स को, पॉलिसीज को, आईटी सिस्टम्स को, सारे को रिकैलिब्रेट कर दें नए रेट्स के लिए। इसीलिए जरूरत है कि जब जीएसटी काउंसिल का बैठक होगा इस महीने में या अगले महीने में, एक तो है कि 12% स्लैब रहने वाला है, कब तक रहने वाला है इसके ऊपर चर्चा हो और फैसला हो, और कॉम्पेंसेशन सेस 31 मार्च को एबॉलिश होने वाला है और किसी फॉर्म में आने वाला है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि इसमें एक क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। और रुचिका मैम, हमने देखा है कि 12 और 18% को लेकर तो बहुत सारे ग्रे एरियाज भी हैं जहां पर वैसे ही कंफ्यूजन रहते हैं। अब अगर ये मर्जर होता है और अगर जैसा सर बता रहे हैं कि एक आपको टाइम देना पड़ेगा, तो अगर ये मर्जर होता है तो लिटिगेशन और जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स हैं क्या वो कम होंगे या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है? थोड़ा सा आपके इनिशियल इनपुट्स मैम। देखिए, जैसे मनीष जी ने बताया, ये अदरवाइज भी जो 12% था ये ट्रांजिशनल रेट था, ये टेम्परेरी था, परमानेंट तो था ही नहीं। एनी हाउ इसको रिमूव करना ही था सरकार ने। नाउ दिस इज समथिंग गुड कि वो एक स्टेप ले रही है इसको रिमूव करने का। अब आपने बात की कि इससे ये ट्रांजिशनल रेट जैसे आपने कहा कि 6 महीने रहेगा, तो अनडाउटेडली इससे लिटिगेशन केस बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। अगर आप देखें, बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है हमारे जीएसटी में। हम कह रहे हैं कि 4 रेट है, अगर आप देखें हमारा 0% भी है, एग्जेम्प्ट भी है, 2 सब्सिडाइज रेट अलग है, और उसके अलावा ये 4 हैं जो हमारे 5%, 12%, 28% और 18% है। तो हमारे अगर आप देखेंगे तो एक तरह से 8 हो गए जीएसटी रेट, जो बहुत कंफ्यूजिंग है। आईटीसी क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं तब भी कंफ्यूजन है, प्रोडक्ट की जब क्लासिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तब भी कंफ्यूजन है कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा, वो 12% में आ रहा है, 5 में आ रहा है या 18% में आ रहा है। तो ये वाली कंफ्यूजन तो अभी भी बनी हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर ये 12% वाला रेट हटा देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपकी, और आपके एक लिमिटेड रेट्स हो गए, 5 हो गया, 18 हो गया और 28 हो गया। 28 में सबको पता है कि हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो 2 क्लासिफिकेशन बची, एक 5 और एक 12। तो लिटिगेशन में बहुत आसानी हो जाएगी और इनफैक्ट लोगों को भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि उनका प्रोडक्ट कौन सी रेंज में आता है, 12 में या 5% में। अब यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मनी सर आपने भी बोला, रुचिका मैम ने भी बोला, क्योंकि आपने हिस्ट्री की बात करी।
ये उस समय ना एक रेवेन्यू न्यूट्रल डिजाइन भी था, क्योंकि 5% बहुत लो और 18% टू हाई। अब एक ओवरऑल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करने के लिए संभवतः एक 12% का लाया गया था, और साथ ही साथ में जो अलग अलग सेक्टोरल डिमांड्स थी उसमें एक कॉम्प्रोमाइज स्लैब टू सेटिस्फाई कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट्स ऑल्सो। तो क्या वो पुरानी वाली जो 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 प्रॉब्लम्स थी कि भाई 5% तो बहुत ही लो हो गया, 18% बहुत ही हाई हो गया, तो अब ये वाला इशू फिर से तो नहीं आएगा सर? कहीं आपको बीच में फिर से एक इंट्रोड्यूस ना करना पड़ जाए? नहीं, मेरे हिसाब से तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 12% जो है वो साफ तौर से टेम्पररी रेट ही था। ये कभी भी किसी ने भी इसको परमानेंट रेट कंसिडर नहीं किया है। और जीएसटी का जब हमने डिजाइन किया था उस वक्त भी हमने एडवांस्ड कंट्रीज जहां पर जीएसटी बहुत सालों से चल रही हैं और जिनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारे जैसा है, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, उनके वहां पर भी सेंट्रल जीएसटी है और लोकल जीएसटी है। यूरोपियन यूनियन में वैट है। तो हमने उनके साथ में अपने जीएसटी आर्किटेक्चर को कंपेयर करके जो सिस्टम सूटेबल है हमारे कंट्री के लिए उसको हमने सेलेक्ट किया। पर उन एडवांस्ड इकोनॉमीज में भी हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 रेट ही रहते हैं, एक एसेंशियल गुड्स के ऊपर, एक मीन रेट और एक लग्जूरियस गुड्स और सिन गुड्स के ऊपर। इसको छोड़ के और कोई 4th, 5th, 6th, 7th रेट की कभी भी गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि जितने ज्यादा रेट्स रहते हैं उतने ज्यादा क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने ज्यादा रेट रहते हैं उतनी ज्यादा डिस्प्यूट्स होती है आईटीसी अवेलमेंट के दायरे में। इसलिए ये जरूरी है कि हम क्लैरिफाई कर दें कि ये 3 ही रेट हैं। आपका जो पिछला सवाल था जहां पर आपने कहा था कि लोगों को ये फिक्र है कि सारे 12% के आइटम 18% में रोल ओवर नहीं कर दें, मेरे हिसाब से उसके ऊपर कॉन्शियस एक्सरसाइज करेगी फिटमेंट कमेटी, और जो आइटम्स हैं 12% में जिनका सामंजस्य 5% के साथ में है वो 5% में जाएंगे, और जिनका ज्यादा सा नाता रहता है 18% आइटम्स के साथ में वो 18% में जाएंगे। इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होगा कि सारे आइटम्स एक स्लैब में हो या दूसरे स्लैब में नहीं हो, पर इसमें रेवेन्यू न्यूट्रलिटी दोबारा उनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वन स्लैब उसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि जीएसटी की जो कलेक्शन है जो पिछले कुछ महीनों से काफी रोबस्ट है वो ड्रॉप करना शुरू कर दे, क्योंकि वो अगर होती है तो गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगी, दोबारा बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज उससे अराइज कर जाएंगे। तो ये सारे मुद्दों को सामने रखते हुए उनको तय करना पड़ेगा किन आइटम्स हैं, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। काफी सर्विसेज हैं जो 12% में है, तो कुछ गुड्स हैं जो 12% में हैं, उनको 5% में ले जाएं या 18% में ले जाएं, इसका फैसला फिटमेंट कमेटी को करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, आपने चलिए इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी, मैं रुचिका मैम से भी थोड़ा सा समझूंगा। मैम, वही सवाल आपसे भी है कि आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत जो गुड्स हैं 12% वाले वो शिफ्ट होंगे 18% में, और कितने 5% में? ज्यादा संभवतः हम यही मान के चल रहे हैं कि ज्यादा 5% में जाएंगे, बट 18% में जो जाएंगे फिर उनका क्या होगा? उनको लेकर भी एक चिंता होगी फिर। देखिए, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि 12% में गुड्स आते कौन से हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें 12% में कौन से आते हैं, तो 12% में नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट जो पैक्ड आइटम्स होती हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है, जैसे एसी है आपका, गीजर है, फर्नीचर है आपका, इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीन्स है, जैसे आपके ट्रैक्टर्स हैं या आपके हार्वेस्टर्स हैं, ये आते हैं, बटर आता है, घी आता है, नट्स आते हैं। तो अगर मैं देखूं मेजर जो चंक है, अगर मैं गुड्स की बात कर रही हूँ, तो वो हाउस होल्ड से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर मैं इनको 18 में डालती हूँ तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट अगर साइमल्टेनियसली मैं देखूं एक आम जनता की तरफ, तो आम जनता का जो है वो खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी आम जनता के लिए वैसे भी एक बर्डन ही है, क्योंकि आम जनता इनपुट रेट नहीं लेती है। अगर आप देखें तो उनका जो बर्डन है वो 5% जहां पर था, 12 था, 18 हो जाएगा। अगर वो 12 से 5 होता है तो उनके लिए एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर बेसिकली आप देखें तो हाउस होल्ड आइटम्स ही इसके अंदर आते हैं। आपका स्कूटर आता है इसके अंदर, तो स्कूटर लेना महंगा हो जाएगा आपको। ये यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 21% जो हैं अभी सारे गुड्स जो हैं वो अभी 5% की कैटेगरी में आते हैं। 12% के ब्रैकेट में जो हैं 19% जो आइटम्स हैं वो हैं,
और 18% स्लैब में 44% गुड्स हैं, और हाईएस्ट ब्रैकेट जो है 28% का, उस पे सिर्फ 3% हैं टोटल आइटम्स के। तो संभवतः ज़्यादा जो स्कोप दिख रहा है वो 5% में दिख रहा है, और क्योंकि डिमांड भी बार बार यही हो रही थी। बट जैसा कि आपने शुरू में भी कहा मनी सर, थोड़ा सा जो कंप्लायंस री इंजीनियरिंग कॉस्ट आएगी उसका क्या होगा सर? उसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा? और आपको लगता है भाई सबको बिलिंग सिस्टम्स को अपडेट करना पड़ेगा, प्राइसिंग सॉफ्टवेयर, टैक्स इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें कॉस्ट आएगी, ट्रेनिंग आएगी, सिस्टम जो ओवरऑल्स हैं वो आएंगे। तो एक तरह से वो बिजनेस हाउसेस के लिए, कारोबारियों के लिए भी थोड़ा सा एक टास्क बढ़ जाएगा सर। तो वहां पर क्या कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, या उसको हमको छोड़ना पड़ेगा कारोबारियों पर ही? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है, और ये हमने पहले भी कहा है कि यूनियन बजट जो होती है, जो फिक्स्ड है 1 फरवरी को, उसके अंतर्गत जीएसटी की चेंजेस नहीं आती है, क्योंकि जीएसटी के चेंजेस की जो अथॉरिटी है वो जीएसटी काउंसिल है। अब जीएसटी काउंसिल को अपने शेड्यूल के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से साल में 4 बार मिलना रहता है। तो इसका मतलब है कि साल में 4 बार चेंजेस आ सकते हैं जीएसटी के दायरे में। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जीएसटी में जो चेंजेस आते हैं, जो रेट के चेंजेस आते हैं, वो प्राइसिंग को और पूरी सप्लाई चेन को इंपैक्ट करने वाली चेंजेस हैं। तो बिजनेसेस को काफी उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है वो चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक सुझाव सरकार के पास में बिजनेस ने पहले यह भी दिया था कि जीएसटी काउंसिल में जो चेंजेस अनाउंस होते हैं वो अनाउंस हो जाए, अच्छी बात है, पर वो चेंजेस को हमेशा इंप्लीमेंट करें फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर साल में 4 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है और उसमें चेंजेस अनाउंस होते हैं, बिजनेसेस अवेयर हो जाएंगे कि ये चेंजेस आ रही हैं, हमें री इंजीनियर करनी है अपने सारे आईटी सिस्टम्स, प्राइसिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, सारे चीजों को, पर ये 1 अप्रैल से सारे चेंजेस आएगी, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ चेंजेस जो आती हैं वो महीने के बीच में भी आती हैं। 22 जुलाई से अगर कोई चेंज आ जाती है, बिजनेसेस को बहुत मुश्किल है उसके साथ में ग्रैपल करना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने परसेंटेज बताया ऑफ गुड्स इन ईच कैटेगरी, वो बिल्कुल सही है, पर इसमें मुद्दा ये है कि वो जो नंबर, परसेंटेज ऑफ गुड्स जो एक कैटेगरी में है, वो रेवेन्यू को नहीं रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा। अगर आप रेवेन्यू के एंगल से देखें तो 70% जो रेवेन्यू है वो 18% की कैटेगरी से आती है, और 5% कैटेगरी और 12% कैटेगरी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काफी कम है। इसकी वजह से अगर 12% के जो कुछ आइटम्स हैं वो शायद अगर 18% में भी जाते हैं, शायद उसका कोई इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट नहीं होगा। और इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार बहुत गौर दे रही है अभी, जो कि पिछले 6 महीने से सरकार के जो इन्फ्लेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं, और उसका असर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे भी होता है। इसलिए सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि जीएसटी के वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं वो इकोनॉमी में दोबारा फीचर करने लगे। ये थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करेंगे प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशनरी रिस्क का। खास तौर से अगर हम कुछ उत्पादों को 12% से बढ़ाकर 18% में डाल देते हैं, प्रोसेस फूड, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ट्रैवल सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स, या अगर ये जाते हैं, और ये क्योंकि सेमी एसेंशियल्स में आते हैं, तो संभवतः रिटेल प्राइसेस बढ़ जाएं, फ्यूल इन्फ्लेशन आ जाए, मिडिल क्लास को इंपैक्ट करने वाली चीजें आ जाएं। तो कैसे सर इसका इन्फ्लेशनरी रिस्क आपको नहीं लग रहा है? थोड़ा सा इसको समझाएं सर। देखिए, इन्फ्लेशनरी रिस्क इसलिए आती है क्योंकि जीएसटी जो है उसकी जो पेमेंट, फाइनल जो पेमेंट है वो कंज्यूमर ही करता है, और बाकी सारे जो है सप्लाई चेन में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो रीसेलर हैं, होलसेलर हैं, ये सारे सिर्फ एक स्टेज से टैक्स कलेक्ट करके सरकार के पास में जमा करते हैं। पर जीएसटी का जो फाइनल असर है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, वो कंज्यूमर के ऊपर है। तो बहुत से आइटम जिसके ऊपर आज की तारीख में 12% जीएसटी है, उन आइटम्स का प्राइस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो सेलर है उस सर्विसेज के और उस गुड्स के, वो तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इंक्रीज 6% ऑफ जीएसटी, वो तो कंज्यूमर को ही पास ऑन करेंगे। तो कंज्यूमर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉर द सेम सर्विस और द सेम प्रोडक्ट। इसकी वजह से इन्फ्लेशन कुछ हद तक तो आएगा। सरकार का शायद ये एस्टिमेशन रहा है कि जब ये इन्फ्लेशन आएगा, इसकी वजह से, ये 6% इंक्रीज की वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन टेपर हो जाए। दूसरा फैक्ट ये है कि मार्केट फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, जो प्राइसिंग डिटरमिन करती है हमारे जैसे ओपन इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस टेक केयर करेंगी कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने एंटायर 6% कस्टमर को पास ऑन कर दिया, तो शायद और कोई मैन्युफैक्चरर रहेगा जो पूरे इंपैक्ट को पास ऑन नहीं करें,
तो पहले वाले जो प्रोड्यूसर हैं उनके प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और वो अपने आप से प्राइस कम हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल एनालिसिस में जो प्राइसिंग जो है उसको मार्केट फोर्सेस को ही डिटरमिन करनी है, वो टैक्स डिटरमिन या गवर्नमेंट डिटरमिन नहीं रहनी चाहिए किसी भी फ्री इकोनॉमी में। ओके, अब इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है सर, बट मैं रुचिका मैम मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इसका आंसर करें। एक तो जैसा जो सर ने समझाया इन्फ्लेशनरी रिस्क वाला, उस पर आपका, और ये भी तो हो सकता है कि एक डिमांड शॉक भी हम देखें, खास तौर से जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी, पेंट्स, फुटवेयर, किचन अप्लायंसेस, अगर ये ज्यादा एक्सपेंसिव कैटेगरी में चले जाते हैं तो शायद डिमांड में कुछ ड्रॉप देखने को मिले। एमएसएमई से जुड़े हुए बहुत सारे सेक्टर्स हैं इससे, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ को भी थोड़ा सा इंपैक्ट करे? मैम थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन जो है वो कंज्यूमर बेयर करता है। कंज्यूमर माने आम जनता। अगर आम जनता को कुछ भी चीज महंगी है तो ऑब्वियसली वो एक ड्रिफ्ट तो आएगा ही आएगा कंजम्पशन के अंदर। अगर आप पहले जिस चीज के ऊपर 12% दे रहे थे और फिर अचानक उस पर 5% देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है वो 5% की तरफ ज्यादा आ जाएगी। मैंने आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना ज्यादा चाहेंगे जिसके ऊपर 5% जीएसटी एज कम्पेयर टू 12%, क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन आपका है और 7% की सेविंग है अगर आप देखें चीजों को। और जब मैं 12% की जैसे आपसे बात कर रही थी कि 12% में जो आइटम्स हैं, ज्यादातर आइटम्स जो है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन वाली हैं, पैक्ड आइटम गुड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, या फिर एग्रीकल्चर है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपके, अगर आप देखें तो एक आम जनता का है और दूसरा फार्मर्स का है। दोनों के वो लोग ऐसे हैं जो प्राइस कॉन्शियस है, जिनका कहीं पे भी किसी भी प्रोडक्ट में अगर प्राइस बढ़ता है तो वो प्रेफर करेंगे कि उस प्रोडक्ट को ना खरीदें, उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट का उसका ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव को ढूंढें। तो अनडाउटेडली अगर रिड्यूस होती है हमारा प्राइस 12% से 5% पे आता है तो कंज्यूमर मार्केट जो है वो बढ़ेगी। बट अगर 12 से 18 पे जाता है तो कहीं ना कहीं बायर जो है वो रिलेक्टेंट रहेगा वो प्रोडक्ट खरीदने में या उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा। ओके, सो फाइनली मैं जाते जाते आप दोनों से बहुत ही, क्योंकि हमारा डिस्कशन काफी थोड़ा सा डिटेल्स में भी चला गया, मे बी हमारे दर्शक थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि एग्जैक्टली फायदा हो रहा है नुकसान। सो जस्ट टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, मणि सर आपसे शुरू कर रहा हूं, संक्षेप में बता दीजिए सर, रेट रैशनलाइजेशन होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या ये कंज्यूमर फ्रेंडली होगा? ये रेट रैशनलाइजेशन ये क्या कंज्यूमर के हक में जाएगा सर? मैं समझता हूं कि बिल्कुल कंज्यूमर के हक में जाएगा, और रेट रैशनलाइजेशन का जो एक्सरसाइज है उसको सरकार और फिटमेंट कमेटी मैकेनिकल तरीके से नहीं कर रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं 5% में, कुछ हैं 12% में। तो उम्मीद बिजनेसेस यही करेंगे, कंज्यूमर्स यही करेंगे कि जो 12% के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो तो 5% में चले जाएं। 12% में अगर आप सर्विसेज के हिसाब से देखेंगे, वहां पर बिजनेस क्लास का जो एयर ट्रैवल है वो 12% में इंक्लूडेड है। अब वो अगर 18% में चला जाता है तो शायद बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा उस कैटेगरी के लोगों को। तो इस हिसाब से एक एक आइटम को लेके उसके ऊपर तय करके कि इसका टारगेट कंज्यूमर कौन है, ये एसेंशियल गुड्स है कि नहीं है, इसके जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं या सिमिलर सर्विसेज में है वो 5% में है कि 18% में है, इसका रीजनिंग देख के ही वो फैसला करेंगे कि वो प्रोडक्ट कहां फिट करेगा। तो कंज्यूमर्स को मेरे हिसाब से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स, वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर शायद प्राइस इंक्रीज होगी, पर वो टेम्पररी फेनोमेना होगी, क्योंकि मार्केट फोर्सेस इंश्योर करेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस की स्टेबलाइजेशन हो जाए। ओके सर, तो ये बड़ी अच्छे से आपने क्लैरिटी दे दी कंज्यूमर के लिहाज से। रुचिका मैम, संक्षेप में आपसे भी कारोबारियों के लिहाज से मैं पूछूंगा मैम कि उनके लिए ये सहूलियत भरा होगा लेटर, मतलब मैं लॉन्गर, क्योंकि 5-6 महीने में तो थोड़ा बहुत उनको एक्सरसाइजेस एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, बट लॉन्ग टर्म में क्या उनके लिए फायदा होगा सर? मैम जी बिल्कुल, देखिए आप अगर डिमांड को देखते हैं तो कारोबारियों को क्या चाहिए, उनको तो सेल चाहिए। अगर उनकी सेल बढ़ रही है तो उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर रिड्यूस होता है ऑब्वियसली तो सेल बढ़ेगी और उनके लिए तो एक ये बेनिफिट ही है। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में चेंज करना है आपको, बट अदरवाइज कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा मेजर इसके अंदर। बट रिडक्शन से सेल बढ़ेगी, वो एक मेजर बेनिफिट होगा। ओके, तो ये है कहानी 12% स्लैब की, और बहुत अच्छे से मणि सर ने और रुचिका मैम ने थोड़ा सा हमें इतिहास में भी ले गए। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि 12% जीएसटी क्यों आया था, इस स्लैब का मतलब क्या था,
और क्योंकि ये ट्रांजैक्शनली था इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम नमस्ते करें 12% को। और इसी के साथ इतनी अच्छी चर्चा के लिए धन्यवाद भी करें हमारे दोनों मेहमानों का। मणि सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। रुचिका भगत मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक।